Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our last lecture on algebra, the 32nd lecture. The course code is MTH376 and is for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology, Virtual Campus. Right, so it's our 32nd lecture, and as usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. Right, so in the last lecture we talked about a subring, and then we did some examples of a subring, and we also defined a ring homomorphism. Okay, so what is a subring? A subring is a non-empty subset. Empty subset subring नहीं बनाएगा, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट. सो ये आपको आई एम श्योर कि बहुत बार एक ही स्टेटमेंट मैंने रिपीट की है पूरे इस सेमेस्टर के दौरान, तो आपको समझ आ गई होगी चीज़ों की के लिए. तो बार बार रिपीट करने का मकसद भी यही होता है कि चीज़ें क्लियर हो जाएं. मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हम करें वो आपको क्लियर होना चाहिए. बाकी जितने कम कॉन्सेप्ट्स हैं ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भी हैं सब क्लियर होने चाहिए. तो ये मेन पर्पज़ है. तो सबरिंग क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है. उसको आपने सबरिंग अगर कहना है, आपके पास R एक रिंग है, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, और S लेट्स से उस सबसेट को मैं कह रहा हूँ, तो S will be called a subring if S is also a ring under the same operations as we have on R, right? So R के अगर ऊपर ऑपरेशन हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, तो S के ऊपर भी आप अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लें तो S जो है एक सब रिंग बन जाएगी रिंग R की. ओके, सो अब इसमें एग्जांपल्स आप अगर देखना चाहें तो लास्ट टाइम मैंने 3-4 एग्जांपल्स आपके सामने रखी थी कि अगर आपके पास कुछ सेट्स हों, डिफरेंट सेट्स अगर आप लेना चाहें डिफरेंट रिंग्स में से, उनको आप प्रूव करना चाहें कि वो सब रिंग्स हैं, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास वो 3 कंडीशंस थी जो इक्विवेलेंट हैं इस बात को कहने के कि S एक खुद रिंग है, राइट. तो वो 3 सिंपल कंडीशंस थी, उनको चेक किया हमने और देखा कि कुछ सेट्स हमारे पास सब रिंग्स बनते हैं, कुछ सेट्स सब रिंग्स नहीं बनते हैं, राइट. सो जैसे आपने Q के केस में आपने देखा कि Z उसकी एक सब रिंग है. अगर आप R लेंगे, मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी थी, चलें 1-2 मैं आपको बता देता हूँ. Z अगर आप लेंगे R में से, वो उसकी सब रिंग बनेगी. अगर आप Q लेंगे R में से, वो उसकी सब रिंग बनेगी. ओके, राइट. सो ये शायद मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया, लेकिन ये आप देख लीजिएगा कि हर रिंग जो है वो खुद अपनी सब रिंग होती है, राइट. सो हर रिंग खुद अपनी सब रिंग होती है. ओके, इसके अलावा रिंग की सब रिंग क्या हो सकती है? अगर आप एक सेट लें जिसमें आप दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स रख दें, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. रिंग हम ले रहे हैं विद यूनिटी. अगर विदाउट यूनिटी रिंग ले लेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ 0 एलिमेंट भी हो जाएगा. लेकिन अगर आप रिंग विद यूनिटी ले रहे हैं तो 0 रखें उस सेट में और 1 रखें, और फिर ये चेक करें कि क्या ये जो सेट है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 और 1, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं सबसेट में से, तो क्या ये सब रिंग बनेगी या नहीं बनेगी, राइट. सो ये आप चेक कर सकते हैं. ओके, सो हर रिंग की कम से कम 2 सब रिंग जरूर होती हैं, राइट. सो ये ग्रुप्स से ही एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि हर रिंग की कम से कम 2 सब रिंग जरूर होंगी, रिंग इटसेल्फ और ये सेट 0 और 1, अगर यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है रिंग में से. ओके, सो हम रिंग्स विद यूनिटी ले रहे हैं तो यही सेट हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, फिर इसके अलावा मैंने आपको पॉलिनोमियल के केस में एक आपको दिया था एक्सरसाइज में, एक सेट मैंने दिया था सबसेट, जिसमें पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म 0 थी. तो आपको मैंने ये कहा था आप चेक कीजिएगा क्या ये सब रिंग है या नहीं. मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब रिंग है, तो आप इसको प्रूव कीजिएगा प्लीज. तो ये इंपॉर्टेंट सब रिंग है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स की. पॉलिनोमियल क्या है? 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स हैं और डिग्री उनकी कोई भी हो सकती है पॉजिटिव इंटीजर. सो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स उसमें मौजूद हैं. ओके, फिर मैट्रिसेस के केस में हमने देखा कि मैट्रिसेस के केस में क्या होता है कि आपने अगर लिया कोई सा मैट्रिक्स लिए, उनके अंदर से 2 सेट्स मैंने उस दिन लिखे थे. इसके अलावा बहुत सारे आप फाइंड कर सकते हैं, प्लीज ट्राई कीजिएगा. जैसे आप एग्जांपल में अगर मैं आपको कहूं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ले लें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ले लें, आपको मैंने डायगोनल मैट्रिसेस उस दिन लिए थे, स्केलर मैट्रिसेस आपने नाम सुना होगा, वो लेके देखें. फिर और भी डिफरेंट मैट्रिसेस जो उसमें से आप सबसेट फाइंड कर सकें वो आप लेके देखें. वो सारे के सारे
आप उनको चेक कर सकते हैं, वो सबसेट्स होंगे और उनको आप ये चेक कर सकते हैं कि वो सब रिंग्स हैं या नहीं है, राइट। सो सब रिंग्स की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं और वो फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। हमने ग्रुप्स के केस में सब ग्रुप को बहुत डिटेल में किया था, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी थी, तो इसलिए सब रिंग्स होपफुली आपके लिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फिर हमने एक और ग्रुप का ही कॉन्सेप्ट है, उसी को हमने एक्सटेंड किया रिंग्स के लिए। रिंग एक्सटेंशन है ग्रुप की, राइट। और फिर सब रिंग सब ग्रुप की एक्सटेंशन है, आप कह सकते हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, उसकी एक्सटेंशन है रिंग होमोमॉर्फिज्म, राइट। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म मैंने डिफाइन किया था लास्ट टाइम, लेकिन उसकी एग्जांपल्स हमने नहीं की। तो आज हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन दोबारा देखेंगे और फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और फिर इंशाल्लाह कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट्स, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट करके फिर इंशाल्लाह हम इस कोर्स को क्लोज कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा बर्डन आज के लेक्चर में आप पे नहीं डालूंगा, तो जितना मतलब इजीली हम ऑब्जॉर्व कर सके उतना करके हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी डिसेंट पॉइंट पे हम इसको फिनिश कर देंगे कोर्स को। ओके, सो रिंग होमोमॉर्फिज्म की मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, डिटेल मैंने आपको बताई थी क्यों डिफाइन कर रहे हैं। दो रिंग्स हैं, उनके दरमियान में एक रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे ग्रुप्स के केस में किया था। बड़ा स्टार्ट में हमने इसको बड़ा एब्स्ट्रैक्टली लेके देखा कि एक मैप है, वो प्रिजर्व कर रहा है, होमोमॉर्फिज्म जो है वो प्रिजर्व कर रहा है बाइनरी ऑपरेशंस को। लेकिन बाद में हमने देखा कि ये एक यूजलेस चीज़ नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाद में जब इसके ऊपर दो एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाते हैं, आइसोमॉर्फिज्म इसको बनाते हैं, फिर ग्रुप्स जो हैं, बहुत सारे ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। तो फिर हम मे बी काफ़ी केसेस में बहुत सारे 10, 15, 20 ग्रुप्स जो हैं वो एक ही ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। एक तो केस हमने देखा कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कोई सा भी लेंगे तो वो Z के आइसोमॉर्फिक हो गया बात। तो Z एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो आइसोमॉर्फिज्म से हमें बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं कि हमारा एक समझ लें आप रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है जो बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में, इस केस में बहुत सारे रिंग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है ये कोई आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, ये बहुत यूजफुल आपके पास टूल है। तो दो रिंग्स हैं कोई सी, उनके दरमियान में एक मैप डिफाइन करना है सेट्स के दरमियान में, फिर उस मैप को बाइनरी ऑपरेशंस को प्रिजर्व करना चाहिए, और फिर एक और एडिट कंडीशन थी जिसकी मैंने आपको डिटेल बताई। दोबारा लिख देता हूँ डेफिनेशन ताकि आपको रिमाइंड भी हो जाए और हम इसकी फिर आगे यूज कर लें एग्जांपल्स में। ओके, सो आपके पास दो रिंग्स हैं, लास्ट टाइम वाली नोटेशन यूज करता हूँ, लेट R1 प्लस डॉट एंड R2 प्लस डॉट आर रिंग्स, ठीक है। ये फिर मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस लिए हैं, ये दोनों सेम होना ज़रूरी नहीं है। दोनों रिंग्स के ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, राइट। सो एडिशन इस केस में फॉर एग्जांपल एक इनमें से मैट्रिसेस की रिंग है तो वहाँ मैट्रिसेस के एडिशन और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। दूसरी नंबर्स की रिंग्स है, लेट्स से Z है तो मैट्रिक्स की इंटीजर्स की एडिशन और इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है, राइट। सो ये डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सो आपके पास दो रिंग्स हैं, एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है, राइट। सो अब मैप एक फंक्शन है R1 से R2 पे, 5 फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है। मैप हमेशा यहाँ पे ग्रुप्स में या रिंग्स में अलजेब्रा में हम फंक्शन के लिए मैप का ही वर्ड यूजुअली यूज करते हैं। तो अलजेब्रा के लोग जो मैप यूज करना पसंद करते हैं, हमारे जो कैलकुलस वगैरह की बुक्स के ऑथर्स हैं वो फंक्शन यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों का बेसिकली मतलब एक ही है। तो एक मैप है आपके पास R1 से R2 पे, a map 5 from R1 to R2 is called a homomorphism। ये होमोमॉर्फिज्म होगा अगर क्या हो, ग्रुप की एक्सटेंशन है, फंक्शन है, लेट्स से ग्रुप्स के केस में था G1 से G2 पे, यहाँ पे R1 से R2 पे। फिर वही कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है
कि अगर दो एलिमेंट्स को R1 में ऐड करूं, लेट्स से R1 प्लस S1, तो अगर R1 के ऊपर फाई अप्लाई करूंगा तो आपके पास R2 के अंदर एक एलिमेंट मिलेगा। इसी तरह S1 के ऊपर फाई अप्लाई करूंगा तो फाई ऑफ S1 जो है वो R2 के अंदर एक एलिमेंट आपको मिलेगा, राइट। सो ये ट्रू होना चाहिए। सेकंड में आपके पास ये भी ट्रू होना चाहिए कि फाई ऑफ R1 टाइम्स S1 शुड बी इक्वल टू फाई ऑफ R1 टाइम्स फाई ऑफ S1, ओके, राइट। सो ये दो कंडीशन हैं। अगर सिर्फ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से इसको एक्सटेंड करें तो यही दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन आप समझ लें, ये ग्रुप वाली कंडीशन है। अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप के होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वही नेचुरली एक्सटेंड हो रही है डेफिनेशन, ओके। लेकिन अब यहाँ पे एक लास्ट टाइम भी इस डिस्कशन को हमने किया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट होमोमॉर्फिज्म के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स पे ही मैप होते हैं। तो अगर वन एक एलिमेंट है R1 में और वो आइडेंटिटी है इस सेट की, तो अगर उसके ऊपर मैं फाई अप्लाई करूंगा तो मेरे पास R2 में ये आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप होना चाहिए, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म की ग्रुप में प्रॉपर्टी है। तो होमोमॉर्फिज्म इसको हम कह रहे हैं। तो जो ग्रुप के केस में ये चीजें, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसको रिंग के केस में भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं करता तो हम फिर होमोमॉर्फिज्म के अलावा कोई और वर्ड यूज करना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिंग के केस में नेचुरली ऐसा नहीं होता कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रिंग 1 की और रिंग, तो अगर उसके ऊपर मैं फाई अप्लाई करूं तो वो जरूरी नहीं है कि रिंग 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो, ओके। तो इसलिए हमारे लिए ये कंडीशन जो है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म ग्रुप के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऊपर मैप करता है, तो रिंग के केस में भी उसको आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करना चाहिए। तो इसलिए इस चीज को मेक श्योर करने के लिए हम इसके ऊपर एक एडिट कंडीशन लगाते हैं कि फाई ऑफ 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है रिंग 1 का, उसको इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए 1 यूज कर रहा हूं R2 में। होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करता है। तो ये कंडीशन हमें लगानी पड़ी है खुद से, क्योंकि ये नेचुरली रिंग में सेटिस्फाई नहीं होती है, ओके, रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए, ओके। इसकी एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर मैं आपको मजीद होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स देता हूं। पहले इस कंडीशन की एग्जांपल्स में लास्ट वाली की आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें ये ट्रू नहीं होता। जो हम प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट करते हैं होमोमॉर्फिज्म के लिए वो यहाँ पे ट्रू नहीं होती है। तो इसको चेक करने के लिए मैं एक, ऑफ कोर्स मुझे दो रिंग्स चाहिए, फिर उनके दरमियान एक मैप चाहिए, और फिर मैं ये चेक करूंगा कंडीशंस, ओके। सो दो रिंग्स चाहिए, लेट्स से R1 में ले लेता हूँ इंटीजर्स की रिंग, ओके। ऑफ कोर्स इसमें एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन। फिर R2 में ले लेता हूँ लेट्स से 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की रिंग, ओके। इंटीजर्स में से एंट्रीज आ रही, ओके। अब आप नोटिस करें, इसमें यहाँ पे भी मैं लिखूंगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब जो मैं कह रहा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट हो सकती हैं, यहाँ पे इसकी सेंस थोड़ी ज़्यादा बननी चाहिए। एडिशन के केस में नंबर का सम हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स की हो रही है, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मैट्रिसेस के केस में मैट्रिसेस की एडिशन है और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट है, राइट। एडिशन इंटीजर्स के केस में एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के केस में कॉम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के केस में कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, राइट। सो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं, मल्टीप्लाई मैट्रिसेस को डिफरेंट तरीके से करते हैं, नंबर्स को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो ये डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान हम मैप डिफाइन कर सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे सेट्स के दरमियान मैप चाहिए, राइट। सो सेट्स हैं Z और M2 क्रॉस 2 इन Z,
ओके किसी भी इंटीजर n के लिए मैं डिफाइन करता हूँ phi of n इज इक्वल टू n टाइम्स 1 0 0 0। सो बेसिकली किसी भी इंटीजर को मैं ये मैट्रिक्स असाइन करूँ n 0 0 0। अब ये ऑफ कोर्स एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, n एक इंटीजर है, ये इंटीजर में से सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो हमने हर इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दे दिया। अगर यहाँ पे इंटीजर डिफरेंट होगा तो मैट्रिक्स यहाँ पे डिफरेंट आएगा, राइट। सो ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंटीजर n दो डिफरेंट मैट्रिक्स के ऊपर मैप हो रहा हो, हर इंटीजर n एक ही मैट्रिक्स के ऊपर मैप हो रहा होगा, राइट। सो ये एक मैप है, एक फंक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। तो ये एक फंक्शन है z से 2 क्रॉस 2 z। अब लास्ट लेक्चर है तो चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी बार मैं ये कह देता हूँ कि आप ये चेक कर लीजिएगा प्लीज़। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी नोन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये चेक कर लीजिए। जैसे आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, आप मास्टर्स में आ गए हैं तो डेफिनेटली आपने कैलकुलस की चीज़ें देखी होंगी, तो फंक्शन आपको पता होगा कैसे प्रूव करते हैं। मैंने आपको करके दिखाया भी है इस कोर्स में भी, तो इसलिए फिर बार बार उसी चीज़ को अगर हम रिपीट करेंगे तो हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे, तो इसलिए हम कह देते हैं फिर कि इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये आपको पता है, राइट। सो ये एक फंक्शन है, राइट। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म भी है। एक फंक्शन मिल गया, एक मैप मिल गया मुझे इंटीजर से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के ऊपर, ओके। सो मैंने ये चेक करना है कि क्या ये मैप एक होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। वेल सबसे पहली चीज़ जो मैं चेक करूँगा वो ये है कि phi ऑफ n1 प्लस n2, ठीक है, दो इंटीजर्स को ऐड किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास फिर क्या आना चाहिए। मैंने जस्ट ये n1 प्लस n2 को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे रख देना, यहाँ पे n1 प्लस n2 और 0 आएगा 0 0। अब इसको आप लिख सकते हैं n1 0 0 0 प्लस n2 0 0 0। इन दोनों को ऐड करें, आपके पास यही मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट। सो इसमें कोई होपफुली कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब ये क्या है, ये है phi ऑफ n1 और ये क्या है, ये phi ऑफ n2 है। सो phi ऑफ n1 प्लस n2 इक्वल है phi ऑफ n1 प्लस phi ऑफ n2 के, राइट। सो आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब ये देख सकते हैं phi ऑफ n जो है वो n0 0 0 है, तो phi ऑफ n1 क्या होगा n1 0 0। जो भी यहाँ नंबर है उसको फर्स्ट पोजीशन पे रख देना बस, ठीक है। ओके, सो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन आपने चेक करनी है। सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि phi ऑफ लेट्स से n1 टाइम्स n2, n1 मल्टीप्लाइड बाय n2, ये क्या होगा, ये होगा इक्वल इसके n1 n2 0 0 0, ठीक है। जस्ट ये जो भी एंट्री यहाँ पे उसको फर्स्ट पोजीशन पे रख देना मैंने, ओके। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं लिखूंगा n1 0 0 0 टाइम्स n2 0 0 0। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, क्लियर। तो अब ये आपके पास है phi ऑफ n1 और ये है phi ऑफ n2, ठीक है। तो phi ऑफ n1 टाइम्स phi ऑफ n1 n2 phi ऑफ n1 टाइम्स phi ऑफ n2 के इक्वल, राइट। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसके अंदर एक थर्ड कंडीशन है जो मैंने एम्फसाइज इसके ऊपर एक्स्ट्रा पुट किया, आप कह सकते हैं। क्या मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप करता है या नहीं। z का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, I2 है, राइट। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये दोनों आपस में मैप हो रहे हैं या नहीं, ओके। सो बेसिकली मेरे पास ये मैप है z से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स z के ऊपर। phi ऑफ n में डिफाइन कर रहा हूँ n 0 0 0, ठीक है। अब ये मेरे पास मैप है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये मैप 1 को कहाँ मैप करता है। 1 मेरे पास इंटीजर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। सो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर मैप करता है या नहीं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स।
अब ये मैट्रिक्स 1 को किस पे मैप कर रहा है? ये मैप 1 को मैप कर रहा है 1 0 0 0 पे, राइट। सो इसका क्या मतलब है? ये पॉज ऑफ कोर्स मैंने जानबूझ के दिया ताकि आप खुद ही आप अपना कंक्लूजन निकाल लें कि इसका क्या मतलब है। सो 5 1 मेरे पास आ गया 1 0 0 0। अब ये इक्वल नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ओके, सो ये इक्वल नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यहाँ पे फोर्थ एंट्री जो है वो 0 आ रही है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो लास्ट एंट्री 1 आनी चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि 5 1 जो है वो आइडेंटिटी नहीं आ रहा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं कर रहा। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं किया इस होमोमॉर्फिज्म इस मैप ने। सो इसका मतलब ये है कि 5 इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर हम सिर्फ ग्रुप्स की कंडीशंस रखते, ग्रुप वाली ही कंडीशंस रखते, तो हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म बन गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। दोनों ये बाइनरी ऑपरेशंस को भी प्रिजर्व करता है, मैप भी है रिंग 1 से रिंग 2 के ऊपर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के ऊपर मैप नहीं कर रहा, तो इसलिए ये एक होमोमॉर्फिज्म नहीं है, राइट। सो अब आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि हमने ये एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों अप्लाई किया। एक्स्ट्रा कंडीशन इसलिए अप्लाई किया कि ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई नहीं होती। ग्रुप्स के केस में हो जाती है, हमने प्रूव भी कर दिया था कि अगर जस्ट होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर ही जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिंग के लिए ये ट्रू नहीं है। ओके, सो इसलिए ये एडिट कंडीशन हमें ऐड करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर अगर आप अलग से ये डिफाइन कर दें कि 5 1 जो है वो होगा 1 0 0 1, बाकी सब वही मैट्रिसेस रहेंगे, लेकिन 1 जो है वो इसके ऊपर मैप होगा, तो ये होमोमॉर्फिज्म बन सकता है। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीजें जो है वो ट्रू हैं, सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर मसला है। तो अगर आप इसको होमोमॉर्फिज्म बनाना चाहते हैं तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन 5 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड 5 n is equal to n 0 0 0 for all n not equal to 1। तो अगर आप ये कंडीशंस एक्स्ट्रा लगा देंगे तो फिर ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। ओके, सो होपफुली आपको ये लास्ट कंडीशन जो है इसकी सेंस बन गई होगी, हम ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो अब ये आपके पास हो गया एक एग्जांपल हमने दे दी होमोमॉर्फिज्म की, राइट। सो एक रिंग Z से 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के ऊपर हमने एक एग्जांपल दे दी एक होमोमॉर्फिज्म की, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एक और मैं ट्राई करता हूँ, फिर मैं बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप खुद ही देखिएगा कि होमोमॉर्फिज्म की कुछ मजीद एग्जांपल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, राइट। तो एक और मैप मैं कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक मैप है। अब मैंने Z से 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के ऊपर एक मैप डिफाइन किया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अदर वे अराउंड जाने की कोशिश करते हैं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं और रियल नंबर्स में से ले लेते हैं अलग से, ठीक है, और इनको मैप में करता हूँ रियल नंबर्स पे, ठीक है। इसका मतलब है अब मैं जो कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे लूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मुझे रियल नंबर चाहिए। ओके, सो फाई ऑफ ए जो है फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, लेट्स से मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सो कोई भी मैट्रिक्स ए लें उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने रियल नंबर फाइंड करना। डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है हर मैट्रिक्स के लिए, तो आप वो डिफाइन कर दें, आपके पास एक मैप आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हर मैट्रिक्स का यूनिक होता है, एक मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट नहीं हो सकते, ये एक फंक्शन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फाई एक फंक्शन है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस से रियल नंबर पे। ओके, अब इस फंक्शन को मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, राइट। सो वही यूजुअल कंडीशंस मैंने चेक करनी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर 2 मैट्रिसेस लूँ फाई ऑफ ए प्लस बी, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। ओके, अब अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, ये आपको ऑलरेडी पता है।
क्या प्रॉब्लम है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के ये इक्वल नहीं है, हेंस ये एक होमोमॉर्फिज्म नहीं है। ओके, अब ये एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। हम इसको, अब मैं एक और मैप इसमें से डिफाइन करता हूँ। ओके, अब फाई ऑफ ए जो है, मैं मैट्रिक्स ए अगर लूँ ए बी सी डी, तो मैं डिफाइन करता हूँ ट्रेस ऑफ ए। ये आपने आई एम श्योर पहले देखी है। ट्रेस ऑफ ए क्या है? आपने डायगोनल एंट्रीज को सम कर देना बस। ए प्लस डी ट्रेस है, ए और डी डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको सम कर देंगे तो आपके पास ट्रेस आ जाएगी। तो ये ट्रेस है मैट्रिक्स ए की। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 6, तो इसकी ट्रेस क्या है? ट्रेस ऑफ ए जो है वो 6 + 1 7 है। ओके, कोई और मैट्रिक्स लें बी 1 2 4 and 9 फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रेस ऑफ बी क्या है? ट्रेस ऑफ बी है 9 + 1 10, राइट। सो ये ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी आपके पास आ गया। ओके, सो अब मैं डिफाइन करता हूँ फाई ऑफ ए को, डिफाइन करता हूँ ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, ये यहां से ये पता लग गया कि इट्स नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसकी कंडीशन, इसकी आपको एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, तो ये वहां से चेक कीजिएगा। जब मैं इसको शो कर रहा था कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी। ये मैट्रिसेस के केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल हो, तो उसमें एग्जांपल आप जरूर चेक कीजिएगा इसकी। ओके, सो मैं नेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स लें, उसका ट्रेस ले लें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, तो ट्रेस क्या है? दो रियल नंबर्स को सम कर रहा हूँ, तो फिर रियल नंबर आएगा। तो हर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक रियल नंबर आ जाएगा। तो अब जो सम है दो रियल नंबर्स का वो यूनिक होता है, तो इसलिए ये एक फंक्शन बन जाएगा, राइट। तो ये एक फंक्शन है 2 × 2 मैट्रिसेस से रियल नंबर्स पे। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। अब ट्रेस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, आई एम श्योर आपने देखी होंगी पहले, कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो है वो इक्वल होती है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के। ओके, राइट। सो इसको यूज करते हुए आप ये चेक कर सकते हैं कि फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। ओके, अब इसमें आप मजीद भी चेक कर सकते हैं कि बाकी कंडीशंस ट्रू हैं या नहीं, लेकिन लास्ट कंडीशन पे फिर मैं चला जाता हूँ। सेकंड कंडीशन आप खुद देखिएगा, आपने लीनियर अलजेब्रा की बुक से आप ट्रेस की डेफिनेशन वगैरह और कंडीशन इसकी चेक कर सकते हैं। ओके, सो फाई ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ये हमारा कंसर्न है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? I2 है आपके पास 1 0 0 1, इसकी ट्रेस क्या है? ट्रेस ऑफ I2 है 2। ओके, सो फाई ऑफ A2 जो है, I2 जो है वो 2 है। अब रियल नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। सो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के ऊपर मैप होना चाहिए था, लेकिन ये 2 के ऊपर मैप हो रहा है, इसलिए ये मैप एक होमोमॉर्फिज्म नहीं है, लास्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो फाई इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, अब इसमें आप सेकंड कंडीशन चेक करने के बाद फिर देखिएगा कि इसको होमोमॉर्फिज्म कैसे बना सकते हैं। तो अगर इसको बना सकते हैं तो उसको आप प्लीज लिखिएगा कि कौन सी कंडीशन हम इसमें ऐड करें तो ये होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ओके, राइट। सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए फिर एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ। एक्सरसाइज ये है कि आप एक मैप डिफाइन करें, खुद डिफाइन करें, R ऑफ X से रिंग है R ऑफ X, उससे डिफाइन करें मैप एक लेट्स से R के ऊपर। ये जो रिंग जिसमें से कोफिशिएंट आ रहे हैं उस पे से मैप डिफाइन करें R सच दैट फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये एक्सरसाइज है आपके लिए, इसको ट्राई कीजिएगा प्लीज। ओके, सो अगर आपसे नहीं हुई तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके नोट्स में इसका सोल्यूशन आपको मिल जाए, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा प्लीज ज़रूर कि इसमें ये जो फाई है ये R ऑफ X से
आर पे एक होमोमॉर्फिज्म आप कोई डिफाइन करें, कोई मैप तो सबसे पहले डिफाइन करें ना, इन दोनों के दरमियान कोई मैप एग्जिस्ट करता है पॉलिनोमियल रिंग से रिंग के ऊपर, सो जिसमें से कोफिशिएंट आ रहे हैं इसमें। ओके, सो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा। ओके, सो अब लास्ट जो तकरीबन मेरे पास हाफ एन आवर रह गया इस लेक्चर का और इस कोर्स का, होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे इसको क्लोज करता हूँ। आगे थोड़ा सा आगे जाके अगर हम वहाँ तक पहुँच सके तो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म के का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दोबारा आएगा, लेकिन नेक्स्ट हम एक और कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं रिंग्स के लिए। आपने देखा था कि जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे तो ग्रुप्स के लिए हमने एक सब ग्रुप डिफाइन किया था और उस सब ग्रुप को हमने एक स्पेशल सब ग्रुप डिफाइन किया था जिसको हमने कहा था ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ग्रुप के लिए एक नॉर्मल सब ग्रुप हमने डिफाइन किया था। नॉर्मल सब ग्रुप क्या था? जिसमें लेफ्ट कोसेट्स जो हैं वो राइट कोसेट्स के इक्वल थे। हाँ, अगर बिलियन ग्रुप हो तो हर सब ग्रुप जो है नॉर्मल था। ओके, राइट। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं रिंग्स के लिए एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल सब ग्रुप का यूज क्या था? मेन यूज इसका हमने जो किया था वो ये था कि हमने कोशेंट ग्रुप को डिफाइन किया था। अगर आपके पास एक ग्रुप जी हो, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप हो एन लेट्स से, तो फिर हम कोशेंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम कोसेट्स रखते हैं, लेफ्ट या राइट कोई भी लेफ्ट कोसेट्स लेट्स से उसमें रखते हैं। तो अगर हमारे पास ये हो कि लेफ्ट कोसेट्स हमने सेट में रखे, अगर जी एन नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो ये जी ओवर एन जो कोशेंट है ये खुद एक ग्रुप बन जाता है, राइट। सो इसको हमने कोशेंट ग्रुप कहा था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप से हम एक नए ग्रुप जनरेट कर रहे हैं, राइट। सो नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था ग्रुप्स के केस। अब रिंग्स के केस में इसका एनालॉगस या इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या है? उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं आइडियल। ओके, आइडियल क्या है? आइडियल किसी रिंग का आप यूं समझें कि रिंग का एक नॉर्मल सब रिंग है, रिंग की एक नॉर्मल सब रिंग है। वो रिंग्स के केस में आइडियल वही रोल प्ले करता है जो नॉर्मल सब ग्रुप्स प्ले करते हैं ग्रुप्स के केस में। ओके, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल सब ग्रुप्स की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि लेफ्ट कोसेट्स होते हैं, राइट कोसेट्स होते हैं, फिर अगर दोनों सेम हो तो ग्रुप को नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है लेफ्ट आइडियल हो सकता है या राइट आइडियल हो सकता है। अब ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं अभी। अगर आपके पास लेट्स से आर एक रिंग है, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, ठीक है। आपके पास एक रिंग है। ओके, अब मैंने इसका एक आइडियल डिफाइन करना। आइडियल क्या है? अ सबसेट I of R is called an ideal. यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी, लेकिन आपको ऑफ कोर्स ये एक ट्रिवियल कंडीशन है, इसके ऊपर होगी तो ये फॉलोइंग थिंग्स ट्रू होंगी। तो आपके पास R एक रिंग है, उसका एक सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं आप, उसको मैं आइडियल कहूंगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो। पहली कंडीशन ये कि I इज एन एडिटिव अबिलियन ग्रुप। ओके, राइट। अब ये रिंग के लिए सब रिंग ही डिफाइन हो रही है, आप यूं समझें, लेकिन ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। सब रिंग जो है आपको मैंने कहा कि अगर दोनों आपस में रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि ग्रुप्स के लिए नॉर्मल सब ग्रुप्स जो रोल प्ले करते हैं वो आइडियल प्ले करते हैं रिंग्स के लिए। नॉर्मल सब ग्रुप्स भी तो होते हैं ना, तो आइडियल जो हैं उनके ऊपर भी सब रिंग्स वाली कंडीशंस हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास आई एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप हो, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ।
इसको मैं कहता हूं कि ये आइडियल नहीं है, इसको मैं कहता हूं लेफ्ट आइडियल, इट्स कॉल्ड अ लेफ्ट आइडियल। ओके, अगर आई एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप हो, सब रिंग वाली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है कि इफ आर इज फ्रॉम द रिंग आर, ए इज फ्रॉम आई, then r times a should be in I. Okay, right, so आइडियल क्या है हमारे पास? अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग R का, उसको हम लेफ्ट आइडियल कहेंगे। अगर I एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप हो, और अगर रिंग का कोई एलिमेंट लें और आइडियल का कोई एलिमेंट लें या सबसेट का कोई एलिमेंट लें, तो उन दोनों का प्रोडक्ट आई में होना चाहिए। ओके, अब अगर मैं इसमें, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये रिंग जो है ये जरूरी नहीं है कि बिलियन हो, राइट? कॉम्यूटेटिव रिंग होना जरूरी नहीं है मल्टीप्लीकेशन के केस में। इसी तरह आई को भी कॉम्यूटेटिव फिर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सबसेट है एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग का, तो जरूरी नहीं है कि ये कॉम्यूटेटिव हो। तो इसलिए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लीकेशन और राइट साइड से मल्टीप्लीकेशन दोनों सेम नहीं है, इसलिए मैंने यूज किया कि ये लेफ्ट आइडियल है। ऑफ कोर्स फिर आप ये कहेंगे कि अगर रिंग कॉम्यूटेटिव हो तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल का कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा। ओके, आपने एक कंडीशन इसमें नोटिस की होगी जो मिसिंग है, जो सब रिंग के केस में थी, कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आर में है तो वो एस में भी होगा, राइट? सो आर रिंग विद यूनिटी हम ले रहे हैं, तो एस जो सब रिंग है उसके अंदर भी वही आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन आइडियल के ऊपर ये ऐसी कोई कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि हम ये कहें कि इसके अंदर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। ओके, सो इसकी एक रीजन है ये कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आई के अंदर मौजूद हो, लेट्स से मैं ये कहता हूं कि 1 इज इन आई, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 में 1 जो है वो आई के अंदर मौजूद हो, फिर क्या होगा? इसका मतलब यह है कि मैं रिंग का कोई सा भी एलिमेंट लूं आर और फिर मल्टीप्लाई करूं आर टाइम्स 1, तो ये आई में होगा। रिंग का कोई एलिमेंट और आइडियल का कोई एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आई में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज इन आई फॉर ऑल आर इन आर। तो रिंग के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आइडियल में मौजूद हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि आर जो है वो सबसेट है आई का। मतलब ये कि रिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आइडियल में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट रिंग के आइडियल में से आ रहे हैं। तो रिंग जो है वो सबसेट है आइडियल का, और ये हमें ऑलरेडी पता ही, हमने आइडियल को लिया ही ऐसे कि आइडियल सबसेट है आर का, एंड ये हमें पहले पता है कि आइडियल इज अ सबसेट ऑफ आर। तो इसका मतलब है कि आई जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आइडियल के अंदर मौजूद होगा तो वो आइडियल जो है वो ट्रिवियल हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। वो आइडियल जो है वो खुद आर के ही इक्वल हो जाएगा। ओके, सो इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हम इन जनरल ये अज्यूम नहीं करते कि वो आइडियल के अंदर हो। तो इस कंडीशन की वजह से फिर ये जरूरी नहीं है कि हर आइडियल जो है वो सब रिंग भी हो, राइट? सो अगर उसमें आइडियल होगा तो फिर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन हमने लगाई हुई है सब रिंग के ऊपर, तो यहाँ पे फिर वो जरूरी नहीं है कि सेटिस्फाई हो। अगर होगी तो फिर हमारे लिए ट्रिवियल हो जाएगा सब कुछ, तो फिर इसलिए हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आइडियल में मौजूद होगा तो आइडियल खुद रिंग के इक्वल हो जाएगा। ओके, राइट। सो अब हमारे पास लेफ्ट आइडियल की हमने डेफिनेशन दी कि अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें रिंग एलिमेंट से तो लेफ्ट आइडियल कहेंगे। इसी तरह राइट आइडियल की डेफिनेशन देना चाहें तो आप ये कहेंगे कि A times R is in I for all ring elements and for all ideal elements, right? So right ideal के लिए आपकी कंडीशन सेकंड चेंज होगी, फर्स्ट कंडीशन एज इट इज रहेगी। वो बिलियन ग्रुप है, उसमें राइट और लेफ्ट का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आइडियल होगा आपके पास अगर इफ A times R is in I, ओके, सो राइट से मल्टीप्लाई करें रिंग एलिमेंट से फॉर ऑल A इन I एंड R इन R, ठीक है? तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप राइट से तो भी इसमें वही चीज आपके पास आ जाएगी।
तो ये राइट आइडियल की डेफिनेशन है। फिर मैंने कहा कि अगर रिंग कॉम्यूटेटिव हो तो r टाइम्स a टाइम्स r के इक्वल हो जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव रिंग्स में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल एक ही चीज होती है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे कॉम्यूटेटिव रिंग के केस में। ओके, सो अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि लेफ्ट आइडियल, हर लेफ्ट आइडियल फिर जरूरी नहीं है कि राइट आइडियल के इक्वल हो, राइट। सो ये इससे ये क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। हर केस में कम्यूटेटिव रिंग्स ना हो तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल फिर आप ये पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी एग्जांपल है रिंग की जिसके अंदर हर लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल के इक्वल ना हो। तो ऑफ कोर्स ऐसे रिंग्स के एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनके अंदर लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल के इक्वल नहीं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसमें आइडियल की एग्जांपल भी आ जाएगी कि ये आइडियल है, और फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट आइडियल जरूरी नहीं है कि राइट आइडियल के इक्वल हो। ओके, सो अगर मैं अपनी रिंग लूं मेट्रिसेस की, ऑफ कोर्स नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग लेनी पड़ेगी। तो नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग एक जो मुझे पता है वो मेट्रिसेस की रिंग है, इसके अलावा भी हैं लेकिन ये एक जरूर है। तो नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग लेनी पड़ेगी, तो मैं 2x2 मेट्रिसेस की रिंग ले लेता हूं। ओके, एंट्रीज आप कह दें कि रियल नंबर्स में से आ रही हैं। ओके, सो ये मेरी एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग है। इसके आइडियल में डिफाइन करता हूँ, आइडियल डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से I1 में एक सेट लेता हूँ जिसमें मैं इस तरह के एलिमेंट्स रखता हूँ, लेट्स से A, B और 0 0, सच दैट A और B ऑफ कोर्स रियल नंबर्स। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को मैंने देखना है कि क्या ये सेट एक आइडियल बनाता है या नहीं। वेल, ये एक सबसे पहले सबसेट है R का, राइट। ये सबसेट है, क्यों ये सबसेट है? क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स 2x2 मैट्रिसेस हैं, एंट्रीज रियल नंबर्स में से आ रही हैं, और सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस R के अंदर मौजूद हैं। तो ये मैट्रिसेस भी इन पर्टिकुलर R के अंदर मौजूद होंगे। ओके, राइट। सो अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये जो सेट है ये एक आइडियल है या नहीं। तो दो कंडीशंस हैं आइडियल की, सिंपल, वो चेक कर लेता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं इस तरह के दो एलिमेंट्स लूँ इसी सेट में से, A1 B1 0 0 प्लस मैं इसमें करूँ A2 B2 0 0, दो एलिमेंट्स हैं इसी सेट में। ओके, सो इसको मैं एडिटिव अबिलियन ग्रुप प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बेसिकली मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, अगर ज्यादा प्रिसाइज में बात करना चाह रहा हूँ तो मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस इस सेट में है। तो A1 B1 0 0 ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा A1 माइनस A2, B1 माइनस B2 और 0 0, राइट। तो ये आपके पास एक एलिमेंट आ गया। फिर वही यूजुअल जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं, A1 और A2 दो रियल नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस भी रियल नंबर है। B1 B2 रियल नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। ओके, सो इस सेट में यहाँ फर्स्ट एंट्री कोई रियल नंबर हो सकती है, सेकंड एंट्री कोई रियल नंबर हो सकती है, और थर्ड और फोर्थ एंट्री 0 होंगी। तो ये फिर डिफरेंस डेफिनेटली I1 में मौजूद है। फिर सेकंड में मैंने ये चेक करना है कि इसको अगर मैं किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैट्रिक्स लेना है, मैं कोई सा रिंग का कोई एलिमेंट लूं, उसको मल्टीप्लाई करूं इसके साथ, राइट। सो रिंग का कोई एलिमेंट मैं लेता हूं, लेट्स से C-D-E-F, ठीक है, ये एलिमेंट मैंने लिया R में से। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है आइडियल के एलिमेंट से। सो बेसिकली मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ। ओके, सो C-D-E-F टाइम्स AB 0 0, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। C टाइम्स A जो है वो AC या CA आ जाएगा, AC लिख देता हूँ, प्लस इसमें आएगा आपके पास 0, फिर C टाइम्स B आएगा आपके पास, सो BC प्लस 0 आएगा, फिर E टाइम्स A आएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा E टाइम्स A, फिर आपके पास आ जाएगा F टाइम्स B, सॉरी E टाइम्स A प्लस 0, फिर E टाइम्स B,
प्लस 0, राइट। तो अब ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ओके, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि पहला ए और सी दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये लास्ट वाला भी रियल नंबर है। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट I1 में मौजूद है तो ये थर्ड और फोर्थ एंट्री 0 होनी चाहिए थी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 0 हो। तो इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है कि ये I1 के अंदर मौजूद हो। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट आइडियल तो डेफिनेटली नहीं है। ओके, ये जो सेट मैंने डिफाइन किया ये लेफ्ट आइडियल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से अगर मैं रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो I1 में नहीं आ रहा। अब मैं राइट आइडियल चेक करने की कोशिश करता हूं, शायद वो मेरे पास ट्रू हो जाए। तो मैं करता हूं AB00 टाइम्स CDEF, ठीक है। अब इन दोनों को लेके देखते हैं। A टाइम्स C आएगा आपके पास, फिर आपके पास आ जाएगा B प्लस B टाइम्स E, फिर आएगा A टाइम्स D और प्लस B टाइम्स F, फिर आएगा 0 टाइम्स C 0 टाइम्स E, ये 0 हो जाएगा, फिर यहां पे भी 0 हो जाएगा। ओके, क्या आ गया हमारे पास? A C B E ये सारे रियल नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट सम सब रियल नंबर है। इसी तरह A D और B F ये भी रियल नंबर्स हैं, इनका सम और प्रोडक्ट ये सब रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब है ये फर्स्ट वाली एंट्री रियल नंबर है, सेकंड वाली एंट्री रियल नंबर है, थर्ड और फोर्थ वाली एंट्री 0 है। तो मुझे I1 में कैसे एलिमेंट्स चाहिए? फर्स्ट एंट्री रियल नंबर होनी चाहिए, सेकंड एंट्री रियल नंबर होनी चाहिए और थर्ड और फोर्थ एंट्री 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट I1 के अंदर मौजूद है। तो हमें एक एग्जांपल मिल गई, ये आइडियल राइट आइडियल है। राइट से अगर मल्टीप्लाई करूंगा रिंग एलिमेंट से तो एंट्रीज जो हैं इसी सेट में आएंगी। तो इसका मतलब ये एग्जांपल है राइट आइडियल की। ओके, सो ये आइडियल ऐसा आइडियल था जो लेफ्ट आइडियल नहीं है लेकिन राइट आइडियल है। लेफ्ट आइडियल नहीं है, राइट आइडियल है। ओके, सो इसका मतलब है हर लेफ्ट आइडियल जरूरी नहीं है राइट आइडियल हो। ओके, इसी तरह हर राइट आइडियल जरूरी नहीं है कि लेफ्ट आइडियल हो। ओके ओके, अब हम एक एग्जांपल करते हैं ऐसे आइडियल की जो राइट आइडियल है लेकिन लेफ्ट आइडियल नहीं है। ओके, सो अब हमारे पास लेट्स से रिंग वही है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ सेट डिफरेंटली। सेट को ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास एंट्रीज हैं 0 0 और लेट्स से CD, okay, such that C और D रियल नंबर्स। ओके, सो ये मैट्रिसेस डेफिनेटली 2x2 मैट्रिसेस हैं, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस से आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सबसेट है। ये एडिटिव एबिलियन ग्रुप भी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। मैं जस्ट एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ आइडियल वाली, जिसमें मतलब एलिमेंट लेना है रिंग से और एलिमेंट इस सेट से लेना है, दोनों का प्रोडक्ट इसी सेट में होना चाहिए। तो एक एलिमेंट मैं ले रहा हूँ लेट्स से, सो मैं ले लेता हूँ लेट्स से EF और GH। इसको मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ 0 0 CD से। ओके, सो मैं देखता हूँ, हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। E टाइम 0 0 हो जाएगा और फिर F टाइम 0 भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया एंट्री। E टाइम C ये आ जाएगा आपके पास EC लेट्स से, और फिर प्लस FD आ जाएगा। फिर सेकंड में G टाइम 0 0 हो जाएगा और H टाइम 0 भी 0 हो जाएगा। G टाइम C आ जाएगा, फिर H टाइम्स D आ जाएगा। ओके, फिर हमारा यूजुअल आर्गुमेंट, E C F D रियल नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट और सम भी रियल नंबर्स होंगे। G टाइम G C और H D ये सब रियल नंबर्स हैं, इनका सम और प्रोडक्ट भी रियल नंबर्स होंगे। फर्स्ट और थर्ड एंट्री आप कह सकते हैं 0 है और बाकी दोनों एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे क्या चाहिए I2 में? फर्स्ट और थर्ड एंट्री 0 होनी चाहिए, बाकी दोनों एंट्रीज रियल नंबर्स हों, राइट। सो ये प्रोडक्ट मैंने डिफाइन किया, ये अब आपके पास क्लियरली I2 में आ रहा है। तो लेफ्ट से अगर मल्टीप्लाई करूं रिंग एलिमेंट से तो मेरे पास रिजल्ट उसी सेट में आ रहा है। तो ये लेफ्ट आइडियल तो हो गया, आपने एडिटिव एबिलियन ग्रुप की कंडीशन चेक करनी है, तो ये लेफ्ट आइडियल हो गया आपके पास। अब मैंने राइट आइडियल अगर चेक करना है, वेल एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रह गई है, वो आप चेक कर लें। वो क्या है? 0 0 CD टाइम्स EF GH। ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें क्या हो रहा है। 0 टाइम्स E 0 हो जाएगा,
सी टाइम्स जी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम नज़र आ गई होगी। फिर 0 टाइम्स एफ और सी टाइम्स एच यहाँ पे आ जाएगा, 0 टाइम्स ई, डी टाइम्स जी आ जाएगा, फिर 0 टाइम्स एफ और डी टाइम्स एच आ जाएगा। अब ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड एंट्री 0 होनी चाहिए I2 के एलिमेंट्स के लिए। लेकिन ये तो कोई भी रियल नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट कोई भी रियल नंबर्स आ सकता है, जरूरी नहीं 0 आए। लेकिन I2 के एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट और थर्ड एंट्री डेफिनेटली 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं होगी तो ये एलिमेंट I2 में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट तो I2 में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये I2 लेफ्ट आइडियल है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। सो हर आइडियल जरूरी नहीं है कि लेफ्ट, अगर हर लेफ्ट आइडियल जरूरी नहीं है राइट आइडियल हो, और हर राइट आइडियल जरूरी नहीं है कि लेफ्ट आइडियल हो। तो ये आपके पास काफी प्रिसाइज एग्जांपल्स आपको मिल गए हैं। ओके, इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए प्लीज आप ट्राई कीजिएगा। राइट, एक और एग्जांपल आइडियल की आपको देके फिर मैं आज इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, और हम इंशाल्लाह हमारा कोर्स भी हम उसी पॉइंट पे हम क्लोज कर देंगे। एक और एग्जांपल अगर आप लें, रिंग आर आप ले लें जेड, उसके कुछ आइडियल्स फाइंड करने हमने। कुछ आइडियल्स क्या हो सकते हैं? अब आइडियल्स जो हैं वो एडिटिव अबिलियन ग्रुप्स होने चाहिए। तो इसकी सेंस बनती है कि आप जेड के जो एडिटिव अबिलियन ग्रुप हैं, अबिलियन सब ग्रुप्स हैं, उनको आप लेके चेक करें कि हो सकता है वही हमारे पास आइडियल बन जाए। तो पहली एग्जांपल मैं इसमें ये देखता हूं कि 2z, हम काफी बार इसको देख चुके हैं। 2z अगर मैं लूं, z के लिए 2z एक एडिटिव अबिलियन सब ग्रुप है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ये चेक किया हुआ। ओके, तो 2z एक सब ग्रुप है z का। गुड। फिर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये एक आइडियल है। वेल, हम चेक करके देख लेते हैं। तो आइडियल की मैं सेकंड कंडीशन चेक करूं, अगर m एक एलिमेंट हो z में से, और एक एलिमेंट में लूं लेट्स से 2 मे बी x इन 2z, ठीक है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं लेट्स से, तो मेरे पास होना चाहिए m इंटू 2x को हमारे पास इसमें होना चाहिए 2z में, अगर I एक लेफ्ट आइडियल है तो। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा m इंटू 2x, राइट। और m और 2 इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स कम्यूटेटिव होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2mx। ओके, सो m एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, तो m टाइम्स x भी एक इंटीजर होगा। तो मेरे पास बेसिकली आ गया 2 टाइम्स एक इंटीजर। 2z में कैसे एलिमेंट्स हैं? 2 टाइम्स कोई सा इंटीजर। तो इसका मतलब है ये जो रिजल्टिंग एलिमेंट है ये भी 2z में मौजूद है। तो इसका मतलब है 2z एक लेफ्ट आइडियल डेफिनेटली है। क्या ये राइट आइडियल है? वेल, इसको होना तो चाहिए क्योंकि z एक कम्यूटेटिव रिंग है। ओके, राइट। सो सेकंड कंडीशन में ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये राइट आइडियल है। फिर वही हम m z में से ले रहे हैं, और 2x एलिमेंट है I का या 2z का, तो 2x टाइम्स m, राइट। सो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स टाइम्स m। x एक इंटीजर है, m एक इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो 2 टाइम्स एक इंटीजर ये आपके पास I में मौजूद होगा। इसका मतलब है ये जो आपने सेट लिया ये लेफ्ट आइडियल भी है, राइट आइडियल भी है। एक और एग्जांपल इसकी, अगर आप लें I को 3z लें, ठीक है, इसके लिए चेक कीजिएगा। इन जनरल I इज इक्वल टू pz के लिए आप चेक कर सकते हैं p प्राइम है, तो क्या ये एक आइडियल है, राइट। सो ये चेक कीजिएगा। फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि nz, n कोई सा भी नंबर है, p एक प्राइम है लेकिन n प्राइम होना जरूरी नहीं है, कोई सा नंबर है, तो ये क्या ये सारे आइडियल्स हैं या नहीं। ओके, सो ये आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज आपके एंड में आइडियल्स को चेक करने के लिए। ओके, फिर इसमें आप रिंग को चेंज करें, R आप लें लेट्स से रैशनल नंबर्स, उसके कुछ आइडियल्स फाइंड करें। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है कि इज Z एन आइडियल ऑफ Q। ओके, सो इसमें देखिएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। शायद ये आइडियल नहीं है, बल्कि ये आइडियल नहीं है,
राइट। सो ये इजी है, मैं चलें आपके लिए चेक कर देता हूँ। आखिरी चीज़ आप पे मैं नहीं छोड़ता, आखिरी चीज़ मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। तो इज Z एन आइडियल ऑफ Q? वेल, आप ये सेकंड कंडीशन फिर चेक करूंगा। अभी मैंने चेक किया है कुछ देर पहले लास्ट लेक्चर में गालिबन कि Z जो है वो एक एडिटिव अबिलियन ग्रुप है, ये रिंग है, सब रिंग है इसकी। तो सेकंड कंडीशन चेक करता हूँ। रैशनल नंबर्स में से एक एलिमेंट लूँ, उनको इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट इंटीजर में आना चाहिए। वेल, मैं रैशनल नंबर में से एलिमेंट लेता हूँ, लेट्स से 5/4 एक रैशनल नंबर है। क्लियरली 5 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर एक रैशनल नंबर है। 5/4 को मैंने मल्टीप्लाई करना है इंटीजर से। लेट्स से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जनाब 3 से, मेरे पास रिजल्ट आ गया 15/4। अब 15/4 तो एक इंटीजर नहीं है। कोई सा भी रैशनल नंबर लूँ, उसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट एक इंटीजर आना चाहिए। तो ये तो डेफिनेटली एक इंटीजर नहीं है। 15/4 पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, आसान लफ्जों में बात करें तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, इंटीजर्स में पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आती। तो 15/4 आपके पास आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स में से नहीं आ रहा, इसलिए Z एक आइडियल नहीं है Q का। लेफ्ट आइडियल नहीं है, राइट आइडियल भी नहीं है। ओके, सो फिर क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है कि कुछ आइडियल्स फाइंड करें ना, ये तो आइडियल नहीं बना, कुछ आइडियल्स फाइंड करें Q के। ओके, राइट। सो आइडियल की ये डेफिनेशन आपके पास है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देख ली और प्रिसाइज एग्जांपल हमने देखी कि लेफ्ट आइडियल जरूरी नहीं है राइट आइडियल हो। ओके, इसके बाद बहुत कुछ किया जा सकता है रिंग्स के ऊपर, लेकिन हम अपने कोर्स को इसी पॉइंट पे क्लोज करते हैं कि आइडियल हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हमने डिफाइन किया। अब आइडियल, जैसे मैंने कहा आपको, ये इंटरेस्टेड रीडर्स के लिए है कि आइडियल जो है, मैंने आपको कहा कि नॉर्मल सब ग्रुप का रोल प्ले करता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मैं आइडियल को यूज करते हुए रिंग कोशेंट आइडियल के साथ मैं कोशेंट रिंग डिफाइन कर सकता हूँ। कोशेंट रिंग डिफाइन करूंगा, उसके ऊपर एडिशन डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, और फिर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि अगर R कोई भी रिंग हो, I कोई सा उसका आइडियल हो, तो R कोशेंट I भी एक रिंग बनेगी। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें तकरीबन हाफ एन आवर तक लग सकता है हमारा, तो हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो हम अपने डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारा आइडियल जो है उसके लिए हम क्वोशंट रिंग डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो ये आप में से जो इंटरेस्टेड हों वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपका जो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर मज़ीद हो जाएगा, ये कैसे होगा। ओके, तो हमारा जो कोर्स है उसका ये फिनिशिंग पॉइंट है। अगर आप कभी आप नेक्स्ट क्लासेस में रिंग्स के ऊपर कोर्स पढ़ेंगे, या रिंग्स एंड मॉड्यूल्स का बहुत कॉमन कोर्स है शायद वो आप पढ़ें, या रिंग्स और फील्ड्स का कोर्स, तो उसमें आप होपफुली इससे बहुत आगे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे रिंग्स का। तो मैं अपने कोर्स के इसी पॉइंट पे फिनिश करता हूँ, राइट। तो इस कोर्स में थोड़ा सा मैं पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू करता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम क्लोज करते हैं इस डिस्कशन को। तो कोर्स का ओवरव्यू क्या है हमारे पास? हमने बहुत पहले ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, बल्कि ग्रुप की डेफिनेशन से भी बहुत पीछे से हमने स्टार्ट किया, सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको दी, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन दी, हर चीज़ जो भी इस कोर्स में ज़रूरी थी, इस कोर्स में रिक्वायर्ड थी, वो सब कुछ हमने डिफाइन किया खुद से। सेल्फ कंटेंट कोर्स रखने की हमने कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, अगर आप एब्सोल्युटली हर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना शुरू करेंगे तो आप एक कोर्स कभी भी फिनिश नहीं कर सकते, तो फिर सारे कोर्सेज आपको एक कोर्स में ही करने पड़ेंगे, राइट। सो हर कॉन्सेप्ट आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कोशिश की कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं यूज़ करूं उनका आपको एटलीस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू दूं कि ये कॉन्सेप्ट मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, इसका किस सब्जेक्ट में क्या मतलब था। ओके, सो हमने सेल्फ कंटेन रखने के लिए कोर्स को सेट से स्टार्ट किया, फिर हमने फंक्शन, फिर बाइनरी ऑपरेशंस, फिर सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जब डिफाइन कर दिया, फिर कंडीशंस का क्या मतलब है वहाँ पे,
वो सारी डिफाइन करके हमने ग्रुप की डेफिनेशन दी। ओके, फिर ग्रुप की एग्जांपल्स देखी हमने, बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में हम गए। परमुटेशन ग्रुप्स से हम साइक्लिक ग्रुप्स और अबिलियन ग्रुप्स और फिर हमने मॉड्यूलो ग्रुप्स भी डिफाइन किए और फाइनाइट ग्रुप्स की बात की। जितने भी हम हमारी डिफरेंट डायरेक्शंस पे हम आप ये समझ लें कि हम वॉन्डर करते रहे कि हम शायद कभी हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कभी, लेकिन मेन पर्पस, मेन फोकस, मेन एम एक माइंड में था कि हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है। उसके लिए फिर हम नेक्स्ट होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया, एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन किया और उसके कुछ रिजल्ट्स भी देखे। और मेन एम क्या था? मेन एम कोर्स का ग्रुप थ्योरी के पार्ट का था कि हम कैलस थ्योरम डिफाइन करें, कैलस थ्योरम को हम स्टेट करें। वो थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स देखे ग्रुप थ्योरी में, वो सब के सब एक स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ओके, अगर फाइनाइट ग्रुप होगा तो Sn के एक सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, तो अगर आपके पास इनफाइनाइट ग्रुप है तो इनफाइनाइट सेट की परमुटेशंस की बात होगी, राइट। सो ये आपके पास ग्रुप थ्योरी का मेन जो एम था, ये मेन फोकस था कि इस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे। ओके, फिर मैंने आपको वहां पे कहा था कि हर ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक मैट्रिक्स ग्रुप की भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी आप एक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन या परमुटेशंस की तरफ जाएंगे या आप मैट्रिसेस की तरफ जाएंगे, दोनों में से एक करेंगे। ओके, फिर हमने रिंग स्टार्ट की। रिंग्स का हमारे बहुत ज़्यादा पोर्शन हमारे कोर्स में नहीं था, लेकिन जितना था वो हमने उससे थोड़ा ज़्यादा ही कवर किया, उससे कम कवर नहीं किया। तो हमारे पास क्या था, हमने रिंग डिफाइन की, उसका पर्पस भी थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि रिंग हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं। फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखी रिंग की, फिर उसके डिफरेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की, सब रिंग की बात की, इंटीग्रल डोमेन की बात की, फिर हमने होमोमॉर्फिज्म की बात की और फिर इन द एंड हमने आइडियल की बात की रिंग के। ओके, सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारा मेन जो जितना भी हमारा कोर्स था, ये इन सारे कॉन्सेप्ट्स के पे ही बेस था। ओके, सो मैंने कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट to explain everything in as much detail as possible, and to the best of my knowledge. Maybe I did not do a good job on some things. Please let me know. अगर कोई concept ऐसा था जो थोड़ा ambiguous था, जो आपको लगे कि ये इतना clearly explained नहीं है, तो आप please मुझे बताइएगा। तो आप मेरे hopefully आपके पास जब आप कोर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास कुछ कांटेक्ट डिटेल्स होंगी जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, तो उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो। ऑल आई कैन से इज़ आई ट्राइड माई बेस्ट। प्रोबेबली माई बेस्ट wasn't quite good enough, but hopefully आप में से अक्सर लोगों को जो हमने कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए वो समझ आए होंगे और उनकी एक मेंटल पिक्चर आपके माइंड में बनी होगी। तो thank you very much for going through all these 32 lectures and sparing like 32 or even more hours for this course out of your busy schedule, I must say. Thank you very much for your time and attention. At least I really enjoyed this course, and hopefully I am hoping and praying that you will also enjoy this course. In the end, I would like to thank Almighty Allah for giving me the strength to complete this course and also providing me with the required knowledge to give you. Thank you very much again, and I hope that you will enjoy this course. Thank you very much for your time and attention throughout this semester. Thanks a lot, and hopefully I'll hear from you, and you will be able to see some of my notes, and then there'll be quizzes and assignments and sessionals and terminal for you. Hopefully not so hard, but good luck with your exams whenever they will come, and I'm sure you will all do a good job. Thank you very much.